नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। कल केंद्रीय बीजेपी की नई टीम का ऐलान संभव। कल 12 बजे हो सकता है नई टीम का ऐलान। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम हो सकती है घोषणा। नई टीम में कई महिलाओं को मिल सकता है मौका, कई युवा चेहरों को भी जगह मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। कई युवा चेहरों को मौका मिल सकती है, जगह मिल सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे सूत्रों के हवाले से, जहां कल केंद्रीय बीजेपी की नई टीम का ऐलान संभव है। कल 12 बजे हो सकता है नई टीम का ऐलान और इस टीम में कई महिलाओं को मौका मिल सकता है, साथ ही युवाओं को मौका मिल सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे कल 12 बजे हो सकता है नई टीम का ऐलान। नई टीम में कई महिलाओं को जगह मिल सकती है, मौका मिल सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे कल 12 बजे नई टीम का ऐलान होगा। तो कल केंद्रीय बीजेपी की नई टीम का ऐलान संभव है। दोपहर 12 बजे ही हो सकता है नई टीम का ऐलान। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या लगता है सर कि कल देखिए तमाम महिलाओं को यहां पर मौका मिल सकता है और साथ ही युवाओं को भी मौका मिल सकता है। देखिए, इसमें खबर ये है कि ये बहुत दिनों से बात हो रही थी कि राष्ट्रीय संगठन जो है बीजेपी की, उसमें बदलाव जरूरी है। बदलाव इसलिए भी जरूरी है कि 2027 का जो चुनाव यूपी में है, उसके बाद फिर 2029 का चुनाव, इसको लेकर जब से नितिन नवीन कार्यभार संभाला है इन्होंने, तब से ये बात हो रही थी कि वो अपनी नई टीम बनाएंगे और ये जो पूरी राष्ट्रीय टीम होगी उसमें एक बैलेंस बनाने की कोशिश की जाएगी। बैलेंस का मतलब ये है कि युवा, महिलाएं और जो एससी ओबीसी मोर्चा है, किसान मोर्चा है, इनके जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनमें बदलाव होने की संभावना है। इसके अलावा महासचिव बहुत बदले जा सकते हैं, उपाध्यक्ष जितने हैं उनमें बदलाव हो सकता है। और जो बदलाव संगठन में किया जाएगा उससे ये पता चल जाएगा कि आने वाले समय में जो सरकार में भी बदलाव की बात हो रही थी, वहाँ भी मंत्रिमंडल में विस्तार या फेरबदल कर लीजिए जो होने की बात हो रही थी, उससे पता चल जाएगा। यानी कि संगठन में जो बदलाव कल आपको देखने मिल सकते हैं, उससे एक आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि सरकार में किस तरीके से बदलाव हो सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि जैसे छत्तीसगढ़ से भी 2 लोगों के नाम आ रहे हैं कि उनको लाया जा सकता है। अब पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इनके साथ 5 राज्यों में जो चुनाव है, लेकिन ये 3 प्रमुख राज्य हैं जिसको पार्टी देख रही है और उसके मुताबिक संगठन में बदलाव करने की बात हो रही है कि उसके मुताबिक किया जाए। और क्योंकि चुनाव है तो जब रिशफल होगा केंद्र में, तो उसके हिसाब से भी कुछ लोगों को जगह दी जाएगी, कुछ लोगों की छुट्टी होगी, क्योंकि परफॉर्मेंस देखा जाएगा कि किन लोगों ने कैसा काम किया है और उनका इमेज कैसा है जनता के बीच में, तो उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा जो बुजुर्ग हो गए हैं या थोड़ा सा वो एक्टिव नहीं दिखाई पड़ रहा है, सक्रिय नहीं है संगठन में, उनकी भी छुट्टी की जा सकती है। यानी कि नितिन नवीन खुद बहुत यंग है, तो वो चाहते हैं कि उनकी पूरी टीम भी जो हो वो युवा हो और युवा टीम लेकर वो 2027 की लड़ाई और 29 की लड़ाई लड़ सके और अपने आप को भी स्टैब्लिश करने का उनको एक मौका है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो सूत्र बता रहे हैं, और सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कल यानी दोपहर 12 बजे के करीब संभावना जताई जा रही है कि उसका ऐलान हो सकता है। तो जो इस वक्त देख रहे हैं
भारत अपडेट जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, मैं उनके लिए ये ब्रेकिंग न्यूज हो सकता है। हालांकि चर्चा बहुत दिनों से हो रही है, लेकिन मैं उनके लिए बता दूं कि ये बड़ी खबर है। बड़ी खबर इसलिए है कि संगठन में पहले बदलाव, फिर सरकार में बदलाव होने की बात है। और मेरे सोर्सेज जो बता रहे हैं उसके हिसाब से जो नया ढांचा बनेगा, जो संभावित बदलाव मैं देख पा रहा हूँ, तो उसमें यही है कि पहली पूरी राष्ट्रीय टीम ये बनाएंगे जो अपनी, उसमें 2027 के विधानसभा चुनाव और 2029 के आम चुनाव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और उसी का ऐलान होगा। और जैसा कि आप बता रही थी कि युवा और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। और आपको याद होगा कि जिस तरीके से जंतर मंतर और रांची में जिस तरीके से आंदोलन हो रहा है और जिस तरह से जिंदगी की बात हो रही है, युवाओं की बात हो रही है, तो उनको समझने वाला उनके हिसाब का, और मुझे लगता है कि आपको संगठन में भी, और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार बोल चुके हैं कि युवा शक्ति जो है वो भविष्य है देश का, तो उसके हिसाब से भी मुझे लगता है कि जो वो कहते हैं वो उनकी टीम में, या फिर आप सरकार की टीम कह लीजिए या फिर संगठन में कह लीजिए, क्योंकि नितिन नवीन भी जब अध्यक्ष बने थे तो ऐसा माना जा रहा था कि मोदी के पसंद के ही है, तो वो सब उन सब चीजों की झलक जो है वो दिखाई पड़ेगी आपको। बिल्कुल, देखिए केंद्रीय टीम में बदलाव के बाद सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या प्रदेश स्तर पर भी बीजेपी में बड़े संगठनात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं, और साथ ही 2027 में विधानसभा चुनाव भी है जैसे आपने जिक्र किया। क्या लगता है पार्टी के प्रदर्शन को और मजबूत करना होगा, ये भी लक्ष्य हो सकता है? जाहिर तौर पर जब संगठन में इस तरह के बदलाव होते हैं तो बदलाव जो मौजूदा स्थिति और भविष्य की रणनीति जो पार्टी की होती है उसको देखकर होती है, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, तो जाहिर तौर पर जो पहली प्राथमिकता है वो चुनाव है। और चुनाव अभी उत्तराखंड का चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव और पंजाब का चुनाव, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी को लग रहा है कि वो भारी बहुमत से वापस आएगी। और भारी बहुमत कैसे मिलेगा? जब आपका जो संगठन है वो संगठन मजबूत हो, उनके कार्यकर्ता मजबूत हो, जो वहाँ के पदाधिकारी हैं वो काम करने वाले हों और उनको नीतिगत फैसले और स्ट्रैटेजी बनाने में वो माहिर हो, तो ऐसे लोग जो हैं वो टीम को ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। और चुनाव हमेशा बीजेपी, बाकी पार्टियां भी लड़ती हैं चुनाव, लेकिन बीजेपी की स्ट्रैटेजी को देख के हमेशा से लगता रहा है कि उनकी तैयारी और उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका वो थोड़ा बाकी पार्टियों से जुड़ा होता है। ऐसा कहा जाता है, मैं आपको बताऊं कि जहाँ भी चुनाव पार्टी लड़ती है वहाँ पर वो 2 साल 3 साल पहले से तैयारी शुरू कर देती है। और तैयारी सिर्फ बयानों में और आपको टीवी मीडिया चैनल पे नहीं होता है। एक बात और मैं बता दूं के हवाले से एक और खबर मेरे पास अभी आई है कि मीडिया टीम में भी भारी बदलाव हो सकते हैं। यानी कि जो मीडिया टीम है पार्टी की, जो मीडिया का काम देखते हैं लोग, वहाँ भी भारी बदलाव हो सकता है पार्टी स्ट्रैटेजी को देखते हुए। और उत्तर प्रदेश का चुनाव क्योंकि सबसे मजबूत और सबसे मतलब उसको तैयारी के साथ मजबूती से वो प्राथमिकता में उत्तराखंड में, पंजाब है। पिछले दिनों मोदी जी की मुलाकात भी हुई थी, वहाँ पर शिरोमणि अकाली दल के आला नेताओं के साथ। पार्टी पूरी तैयारी कर रही है, संगठन में बदलाव, फिर सरकार में बदलाव, यही इस वक्त की बड़ी खबर है। कल सबकी नजरें टिकी हुई है कि आखिर राजधानी टीम में किन किन चेहरों को मौका मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, अटल स्मृति संध्या पर कार्यक्रम का आयोजन, जहां एकल काव्य पाठ कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। अटल जी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। जहां राजनीति, ये बड़ी खबर, जहां भारत रत्न अटल जी को देश कर रहा नमन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा बयान, जहां लोकतांत्रिक मूल्यों में अटल जी का अतुलनीय योगदान है। विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रेरणा स्रोत है अटल जी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व पीएम वाजपेयी की पुण्यतिथि पर सीएम योगी का पोस्ट, जहां सीएम योगी ने वीडियो संदेश जारी किया। भारत रत्न अटल जी को देश कर रहा नमन। लोकतांत्रिक मूल्यों में
अटल जी का अतुल्य योगदान है। विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रेरणा स्रोत है अटल जी। भारतीय राजनीति के अजात शत्रु पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पावन पुण्यतिथि है। और लखनऊ से बड़ी खबर, जहां अटल स्मृति संध्या पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। एकल काव्य पाठ कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। अटल जी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। राजनीति सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, अटल जी का भाव राष्ट्र प्रथम था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल जी ने देश हित में निर्णय लिए, दल से ऊपर देश को महत्व दिया। अटल जी की स्मृतियों को नमन, इरादों के प्रति बेहद अटल थे अटल जी। तो पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का आज 8वीं पुण्यतिथि है और आज पूरा देश अटल बिहारी वाजपेयी को नमन कर रहा है, याद कर रहा है, उनके योगदान को याद कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम बातों का जिक्र करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी की याद किया, नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अटल जी ने देश हित में निर्णय लिए और साथ ही अटल स्मृति संध्या पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि इरादों के प्रति बेहद अटल थे अटल जी। और मथुरा के गोवर्धन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पत्नी सोनल शाह आज जतिपुरा स्थित गिरिराज महाराज के मुख्य अरविंद पहुंची। उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना कर गिरिराज महाराज के दर्शन किए और आशीर्वाद दिया। सोनल शाह के दौरे को लेकर प्रशासन पहले से अलर्ट रहा और मंदिर परिसर समेत आसपास के इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। मथुरा वृंदावन विधायक श्रीकांत शर्मा भी इस खास मौके पर मौजूद रहे। वहीं गोवर्धन एसडीएम, सीओ थाना प्रभारी समेत पुलिस बल सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहा। पूजा के दौरान मंदिर परिसर में पुलिसकर्मी लगातार निगरानी करते नजर आए। उत्तर प्रदेश में एनालॉग यानी कि नकली डेयरी प्रोडक्ट्स के खिलाफ अब बड़ा एक्शन लेने की तैयारी है। क्रीम, घी, छेना समेत 6 डेयरी उत्पादों पर बैन लगाने की कवायद शुरू हो चुकी है। इन उत्पादों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए यूपी सरकार की ओर से FSSAI को प्रस्ताव भी भेजा गया है। सरकार का मानना है कि एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स के नाम पर बाजार में बिकने वाली नकली और मिलावटी उत्पाद लोगों की सेहत के लिए खतरा बन सकते हैं। ऐसे में इन पर प्रभावी रोक लगाने की तैयारी है। प्रस्ताव मंजूर होने के बाद संबंधित उत्पादों पर कार्रवाई का रास्ता साफ हो जाएगा। तो मिलावटखोरों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक, जहां 6 डेयरी प्रोडक्ट्स पर बैन की तैयारी की जा रही है, जिसमें एनालॉग पनीर शामिल है, एनालॉग खोया, एनालॉग मक्खन और साथ ही एनालॉग घी, एनालॉग क्रीम शामिल है। और इन 6 डेयरी प्रोडक्ट्स पर बैन लगाने की तैयारी की जा रही है, जहां मिलावटखोरों को यूपी सरकार बख्श नहीं देगी। यूपी में अब मिलावटखोरी भारी पड़ सकता है और पकड़े जाने पर यूनिट का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है और साथ ही गंभीर धाराओं में सीधे FIR होगी। सिंथेटिक उत्पाद बेचने वालों पर सख्त सजा का प्रावधान है। 10 लाख का जुर्माना और 3 साल की जेल का भी प्रावधान है। यूपी में 11 करोड़ 66 लाख रुपए के मिलावटी सामान को जब्त किया गया है। डेयरी प्रोडक्ट्स इकाइयों पर छापेमारी लगातार जारी है। मिलावटखोरों पर योगी आदित्यनाथ का यह स्ट्राइक, यूपी में अब मिलावटखोरी भारी पड़ सकता है। पकड़े जाने पर यूनिट का लाइसेंस सस्पेंड होगा, गंभीर धारा में सीधे FIR होगी।
और रक्षाबंधन को लेकर वृंदावन की विधवा माताओं में खासा उत्साह है। सैकड़ों माताएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपने हाथों से विशेष राखियां तैयार कर रही हैं। अलग अलग रंगों और डिजाइनों से तैयार इन राखियों में माताओं का स्नेह, दुआएं और आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। माताएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना भाई मानती हैं और उनकी कलाई पर अपने हाथों से बनाई राखी भेजती हैं और भेजने की इच्छा भी रखती हैं। सुलभ इंटरनेशनल संस्था से जुड़ी ये महिलाएं राखियां बनाकर आत्मनिर्भरता की दिशा में भी आगे बढ़ रही हैं और खास बात यह है कि इन विशेष राखियों को जल्द ही मीडिया के सामने प्रदर्शित किया जाएगा। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां रक्षाबंधन से पहले तमाम महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राखी तैयार कर रही हैं। ये सभी महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना भाई मानती हैं और पीएम मोदी को भाई मानकर कलाई पर राखी बांधने की इच्छा जताते हुए नजर आ रही हैं। राखियां बनाकर महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रही हैं और ऐसे में रक्षाबंधन से पहले तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं और जल्द ही इसे मीडिया में भी प्रदर्शित किया जाएगा। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां तमाम विधवा महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राखियां तैयार कर रही हैं, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। सैकड़ों माताएं कई हफ्तों से राखियां बनाने का काम कर रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाई मानकर उन्हें राखी बांधने की इच्छा जता रही हैं। आपको बता दें, सुलभ इंटरनेशनल संस्था से जुड़ी ये महिलाएं राखियां बनाकर आत्मनिर्भरता की दिशा में भी आगे बढ़ रही हैं और खास बात यह है कि इन विशेष राखियों को जल्द ही मीडिया के सामने प्रदर्शित किया जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे माता जी लोगों के साथ त्यौहार मना के, और इस बार थोड़ा सा पहले मनाया है हमें क्योंकि मेरा कहीं कुछ कार्यक्रम है, इसलिए हम थोड़ा सा पहले आके मना रहे हैं इस बार। लेकिन इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। हम लोगों ने लगभग 1100 राखियाँ बनाई हमारी माताओं ने, और ये राखियाँ हमारी माताएं जाएंगी मोदी जी को राखी बांधने के लिए, जो कि मोदी जी पूरा देश की रक्षा करते हैं भाई बन के, तो हमारी माताओं की भी रक्षा करते हैं। यही हमारा मानना है और यही हमारा प्रण है। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने माता जी लोगों को गोद लेने के लिए सुलभ इंटरनेशनल को बोला था। 2012 से माता जी हमारा एक परिवार है, सब लोग साथ में रह रही हैं और ये सारी माताएं मुझे अपनी माँ जैसी ही लगती हैं, उतना ही प्यार देती हैं जैसे बेटी को दिया जाता है, तो ये सारी मेरी माँ है। आप लोगों के बंद में हमें अच्छी लगी है और खुशी पैदा भई है, हमारा खूब छाया है। राम करे अच्छी अमर बने रहें। मोदी जी के लिए क्या कहेंगी? उनको राखी जो बांधने जाएंगे आप लोग आ जाएंगे सामने तब कहेंगे भाई साहब तुमने हमारे संग में अच्छा किया है, अच्छा किया है। जयपुर के अजीजगंज स्थित जैन हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत के बाद हंगामा हो गया। परिजनों ने नर्सिंग स्टाफ पर गलत इंजेक्शन लगाने और इलाज में लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों के मुताबिक देववती की हालत सुबह तक सामान्य थी और वे परिवार से बातचीत कर रही थी। आरोप है कि नर्स के इंजेक्शन लगाने की कुछ ही देर बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और नर्स के डॉक्टर को बुलाए जाने के दौरान ही महिला की मौत हो गई। घटना से नाराज परिजनों ने अस्पताल में हंगामा करते हुए निष्पक्ष जांच और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की मांग की है। हालांकि लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां परिजन भी आक्रोश जताते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो भी आरोप लगाए गए हैं उनकी अभी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। तो नर्स के डॉक्टर का बुलाने जाने के दौरान महिला की मौत की खबर आप तक साझा कर रहे हैं। फर्रुखाबाद के मीरापुर थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। विवाद बढ़ने के बाद दोनों गुट आमने सामने आ गए और मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर एक पक्ष पहले भी कई बार पुलिस से शिकायत कर चुका है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल विवाद की वजह और मारपीट में घायल लोगों को लेकर पुलिस की ओर से विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें दो पक्षों में
जमकर मारपीट हो रही है। जमीनी विवाद को लेकर दो गुटों में मारपीट की यह खबर सामने आई है, जिसके बाद ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है जमीन से संबंधित विवाद था, इसको लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई और अब इस वीडियो के आधार पर पुलिस संज्ञान ले रही है और पूरे मामले में कार्रवाई करेगी। फिलहाल ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां जमीन विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई और दोनों ही पक्ष मारपीट करते हुए नजर आए, जिसका अब वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दो पक्षों में विवाद की यह खबरें सामने आई है, जमीनी विवाद बताया जा रहा है। हमीरपुर में चलती रोडवेज बस के दोनों टायर खुलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि पुल क्रॉस करते समय बस के पीछे से दोनों टायर निकल गए। ये बस दिल्ली जा रही थी, जिसमें बड़ा हादसा होते होते चल गया। रोडवेज बसों की फिटनेस और सुरक्षा को लेकर कई बड़े सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। अमरोहा के गजराला कोतवाली क्षेत्र की पखराला गांव में दलित युवक की पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव के ही कुछ दबंग युवकों ने संजय के साथ मारपीट की, जिसके बाद उसकी हालत गंभीर हो गई, उसकी मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक 15 अगस्त को दोपहर में गांव के ही कुछ युवकों से संजय का विवाद हुआ था। आरोप है कि इसके बाद दबंगों ने मारपीट कर जबरन समझौता भी कराया था। घटना की सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये कल की घटना है कि संजय नाम के व्यक्ति, उनका नज़दीक में ही एक इमरान और उसके अन्य लोग हैं। कल इनका किसी बात पर इनका विवाद हुआ जिसमें कल मारपीट हुई थी। इनके द्वारा इसमें कोई थाने जाकर पुलिस के पास जाकर किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई थी और उसको भी किसी स्थानीय डॉक्टर से उन्होंने दिखाया था। बाद में इनका कुछ आपस में समझौता भी हुआ। मैं सिर धो रही थी, मैंने खड़ी होकर हैंडल को देखा तो मुझे मोटरसाइकिल खड़ी तो वो दिख गया, मुझे खड़ोया। मैंने उससे कहा ये भी क्या कर रहा तू, पहले क्या कर रहा, तो वो जब मैंने उससे कहीं चला गया। हमारे घर वाले सो रहे थे, वो उठे, वो अपना चले गए, फिर हम भी चले गए। कल की 1 बजे अब हम भी चले गए, हमारा डिठौत चला गया, वो चले गए। वो तैयार खड़े थे लेकर डंडे पंडे सब, मेरा आदमी हुई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की